वेलकम बैक ऑल। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये प्रोबेबली हमारा लास्ट टॉपिक होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर, हमारे पहले चैप्टर का रिवीजन का। आशा करते हैं पिछला जितना भी लेक्चर है आप पढ़े होंगे, उसके बाद यहां तक आए होंगे, क्योंकि हर चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक्स आर जस्ट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, यू कैन से। तो पहले का पढ़ना होगा तभी ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो पहले पढ़े हुए फार्मूले को यूज करने वाले हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉपर्टी है, जिससे कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर करंट किसी कंडक्टर में पास करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का अदर प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं 8th क्लास में, याद होगा सबको, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर के बाद हम लोग जो तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का, वो आप लोग क्लास में पढ़े हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये टॉपिक हमारा मोस्ट आस्क है एग्जामिनेशन का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल हम लोग देखें, अगर ठंडे का मौसम चल रहा है, बहुत सारा ऐसा गैजेट्स हैं आपके घर में, अप्लायंसेस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करती है। जैसे कि आपका गीजर हो गया, गर्म पानी चाहिए तो गीजर का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज है। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कीजिए, गर्म पानी मिल गया, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या किया, हीट प्रोड्यूस किया होगा। पानी को गर्म ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, हीट के कारण हुआ होगा। उसी प्रकार से दूसरा हीटर का इस्तेमाल होता है, ब्लोअर का इस्तेमाल होता है, आयरन का इस्तेमाल होता है। हम लोग वायरिंग में देखते हैं फ्यूज का भी इस्तेमाल इसी इफेक्ट में होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेज और एप्लीकेशंस के लिए। तो पहले हम लोग इसका डिराइवेशन देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो सपोज दैट एक कंडक्टर से हीटिंग इफेक्ट हम लोग प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे वर्क डन किया जाता है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो हम लोग फार्मूला यूज किए हैं, ऐसा नहीं है, फार्मूला हम लोग यूज किए हैं, कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, V इक्वल टू W बाई क्यू, याद होगा हर किसी। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे W वर्क डन V इंटू क्यू। एंड हियर वी आर गोइंग टू से, यहां पे हम लोग कहने वाले हैं कि जो वर्क डन किया जा रहा है करंट के द्वारा, वो किसके बराबर है, वही हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, हीट जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके बराबर है। और डायरेक्टली कहा जाए तो हीट एनर्जी के बराबर है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितना काम किए हैं उतना ही एनर्जी मिलेगा। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं वर्क डन इज जस्ट इक्वल टू द हीट एनर्जी प्रोड्यूस, और हीट प्रोड्यूस H। तो हम लोग वर्क डन को निकाल लें अगर, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस या कंज्यूम किया गया, क्योंकि वर्क डन का भी यूनिट सबको पता है, जूल होता है। एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो हम लोग वर्क डन को हीटिंग एनर्जी के बराबर मान के चलेंगे। अब अगर वोल्टेज और चार्ज का फ्लो दिया हुआ है तो वर्क डन और हीट एनर्जी कंज्यूम्ड डायरेक्टली लिख सकते हो आप V बाई वी क्यू, लेकिन ये जनरली आता नहीं है, आता है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर में। तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं भी, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज जस्ट द चार्ज फ्लो थ्रू इट इन यूनिट टाइम। तो हम लोग Q के जगह पे अगर क्या लिख दें, हम लोग जानते हैं ना, हेंस वी नो Q इक्वल टू I इक्वल टू, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू T, करंट का फॉर्मूला से। तो अगर हीटिंग इफेक्ट में H के जगह V
आई टी लिखें तो एक हमारा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला बनता है जो कि हमारा जूल में आता है, यूनिट ऑफ हीट। इफ द वेरिएबल इज गिवन इन वोल्टेज, करंट एंड टाइम, दैट हीट प्रोड्यूस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। But here we are going to study one more important point, that is Joule's law of heating. To obtain Joule's law of heating, we have to consider only current, resistance and time, because Joules consider the voltage to be same and the current flowing through it on the resistor of given resistance R in unit time is equal to the heat produced by the conductor. तो जूल्स लॉ के हीटिंग के हिसाब से जूल्स लॉ वोल्टेज को कांस्टेंट मानता है, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है। तो हीटिंग इफेक्ट जूल्स लॉ, तो वी हैव टू जस्ट एलिमिनेट V एंड V, टी वी हैव टू कंसीडर। तो यहां पे अगर ओम्स लॉ लगाएं, V को रिप्लेस कर दे तो क्या आ जाएगा, H इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यही होता है ना, याद रखना है ये सब चीज। तो यहां से H इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यही हम लोग थ्योरी में भी डिराइव किए थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बस स्टेटमेंट लिखते आना है और यही जितना भी वैल्यू लिखे हैं ये V का डिफाइन स्टेटमेंट लिखना है, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बराबर मान लेना है। उसके बाद इसको वेरिएबल को आपको पुट करना है, फिर इस फॉर्म में रखे हैं, इस फॉर्म को चेंज करने के लिए हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में यूज करेंगे। एक और एनर्जी का फार्मूला बनता है, इफ द वेरिएबल इज गिवन इन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी हैव टू रिप्लेस व्हाट, देन वी हैव टू रिप्लेस आई फ्रॉम दिस वेरिएबल। आई को अब रिप्लेस कर दो इसमें से, तो यहां से आई रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V है, यहां आई को रिप्लेस करना है, आई ओम्स लॉ लगाओ, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, V बाई आर इंटू टी रहने देते हैं, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर आर इंटू टी। ये भी एक फार्मूला बनता है, सबका यूनिट क्या आएगा, जूल। याद रखना किस लिए है, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है इस बेसिस में। व्हाई वी हैव टू रिमेंबर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रूफ करना है, तो ये यहां तक थ्योरी सॉल्व करना है, उसको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। इस थ्योरी के हिसाब से ही जूल्स लॉ याद रखना है। जूल्स लॉ क्या कहता है, यहां देखो ध्यान से, हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट का स्क्वायर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हीट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर्स। तीसरा पॉइंट भी वही कहता है, हीट प्रोड्यूस in the conductor is directly proportional to the time through which the current is flowing through the conductor। यही तो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपको याद रहेगा, ये फार्मूला याद है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का थ्योरी आता है। ये सब हमारा यूनिट जो होता है हीटिंग एनर्जी का, एनर्जी के यूनिट पे रखते हैं हम लोग जूल्स, इनका फार्मूला और याद रखना है। क्यों, सब फार्मूला याद रखना है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इफ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वोल्टेज, हम लोग बनाए थे, और वोल्टेज और चार्ज दिया होगा तो इसको वैल्यू पुट करना है। इफ यू हैव टू फाइंड द हीटिंग एनर्जी इन वोल्टेज, करंट एंड टाइम इज गिवन, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला। इफ यू हैव टू फाइंड हीटिंग एनर्जी, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला जनरली। तो हीटिंग एनर्जी के फॉर्म में ये वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बेसिक याद रखना है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, प्रूफिंग के लिए, और कुछ रिलेशन जो भी डेवलप्ड होता है उसके लिए। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये रिलेशन ही सिर्फ याद रखना है हीटिंग इफेक्ट का, दूसरा कोई रिलेशन को नहीं बताना है। वी जस्ट हैव टू यूज दिस रिलेशन ओनली। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हम लोग पढ़ेंगे वो है पावर। पावर में भी
हम लोग अभी रिलेट करेंगे, जो ये चीज याद की है ना आप, इसको याद रखिए, क्योंकि ये पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब में यही चीज का इस्तेमाल होगा। पावर क्या होता है? पावर क्या है हमारे में? पावर क्या है? पावर कैसे बोलता है? देख लेंगे तुम्हारा पावर कैसे देख लेगा, क्या कर सकता है? तो हर जगह पावर वही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का बात कर रहे हैं, वो भी वही है। क्या क्या करोगे? क्या कुछ करोगे तो क्या काम कोई कर सकता है कितने देर में, वो पावर डिफाइन करता है किसी का। दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पावर जनरली डिफाइन करें अगर, तो ये कहता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। यही होता है। इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में लिखे तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, बस यहां इलेक्ट्रिक जोड़ दो, और यहां भी इलेक्ट्रिक जोड़ दो। और कुछ थोड़ी है। इलेक्ट्रिक के द्वारा क्या, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या काम किया गया, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। करंट में कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे भी यही डिफिनेशन आता है। तो हम लोग अगर पावर को लिखें पी से, कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है पावर, तो वो हो जाएगा डब्ल्यू बाई टी। ठीक है। पावर का एसआई यूनिट के बारे में बात किया जाए तो ये होता है वाट। ठीक है। तो अगर हम लोग यूनिट के फॉर्म में लिखें तो 1 वाट इक्वल टू वर्क डन का यूनिट। हम लोग हीटिंग इफेक्ट में यूनिट में देखें, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जानता है सब कोई, जूल होता है। वर्क डन का भी यूनिट हर कोई जानता है, जूल होता है। दैट इज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, क्या डिफाइन 1 पावर वाट। 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, then the amount of power is consumed said to be 1 watt. अगर 1 जूल का काम किया जाए 1 सेकंड में तो पावर क्या कहलाएगा? 1 वाट। 2 जूल का काम किया जाए 1 ही सेकंड में, 2 सेकंड नहीं लगा देना, तो 2 वाट। 3 जूल का काम किया जाए 1 ही सेकंड में तो 3 वाट। खाली ये बदल रहा है 3, तो ये भी बदलेगा 3। नीचे वाला यूनिट टाइम है, याद रखिएगा। तो ये हमारा वाटेज को डिफाइन करता है। ओके। तो ये पावर है, यूनिट है। अब वाट का जो यूनिट है पावर का छोटा है बहुत, लेकिन एसआई यूनिट के फॉर्म में यही चीज है। हम लोग बल्ब में देखते हैं छोटा सा पावर होता है, लेकिन यूनिट में 9 वाट में चल जाता है, 10 वाट में चल जाता है। लेकिन पूरा घर का बल्ब ले ले अगर, और पावर कंज्यूम बात किया जाए, तब तो वाट में लिखेंगे तो हजारों लाखों लिखना पड़ेगा 10 दिन में। 10 दिन में कितना पावर कंज्यूम हुआ है। तो इसीलिए हम लोग पावर का बड़ा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज वाट नहीं यूज करेंगे हम लोग करेंगे किलो वाट का यूज। तो 1 किलो वाट में होता है 1000 वाट। ठीक है। 1000 वाट्स होता है किलो वाट में। तो ये हमारा बिगर यूनिट के लिए हम लोग किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पावर का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आता है पावर, तो वर्क डन लिखा हुआ होगा, टाइम लिखा होगा, पावर निकालने के लिए आएगा, वर्क डन निकालने के लिए आएगा, पावर और टाइम लिखा हुआ होगा। जनरली जो क्वेश्चन आता है पावर से रिलेटेड और पावर को रिलेट करके जो क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन आता है। हमारे घर में जो मीटर चलता है उसमें हम लोग यूनिट किस में मेजर करते हैं? कभी बिजली बिल देखे हो? क्या लिखा हुआ आता है यूनिट में? उसी को कमर्शियल यूनिट कहते हैं, क्वेश्चन भी आता है।
तो उसमें लिखा हुआ आता है किलोवाट आवर, KWH, इस तरीके से। तो ये क्या है, पावर है? नहीं, ये पावर नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये। तो पावर के बाद जो हमारा मेन टॉपिक होता है पावर से रिलेटेड, वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग न्यूमेरिकल बेसिस के लिए ही पढ़ते हैं, मेन ये रिलेटेड पावर से ही है। हम लोग एनर्जी के बारे में बात किए थे, हम लोग बोले थे कि एनर्जी जो होता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी इस जगह पे वर्क डन बाय द कंडक्टर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? वर्क डन ऑन द कंडक्टर बाय द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन किसके बारे में लिख रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो W की जगह अगर हम लोग E लिख दें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब W क्या होता है, ध्यान से देखो, वर्क डन अभी तक हम लोग पढ़ क्या है, वर्क डन इक्वल टू V इंटू Q लिख सकते हैं, हाँ या ना? चलो इससे नहीं समझना है, V इंटू Q से। तो अभी हम लोग पावर को डिफाइन किए, वर्क डन इक्वल टू P इंटू T तो लिख सकते हैं, उससे भी बनाएंगे हम लोग, इससे भी बना सकते हैं, डायरेक्टली P इंटू T लिख लेते हैं, शॉर्टकट चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, P इंटू T लिख सकते हैं। तो पावर कंज्यूम इंटू टाइम टेकन, तो वर्क डन की जगह क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो जाता है वो P इंटू टी लिखाता है। यूनिट तो जूल ही रहेगा। अब इस फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? पावर का यूनिट लिखते देखो, 1 वाट, और टाइम का 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो हम लोग वाट सेकेंड के फॉर्म में भी लिखते हैं। यहां पे हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को रिलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द पावर कंज्यूम, पावर के फॉर्म में रहेगा चीजें। तो ये जूल के बराबर ही है, 1 जूल के बराबर है 1 वाट सेकेंड। 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। अब वाट सेकेंड बहुत छोटा क्वांटिटी है, इसीलिए क्वेश्चन आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, वी हैव टू कन्वर्ट द वाट सेकेंड इनटू किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा अगर पूछा जाए, तो वो ये भी पूछ रहा है कि 1 किलोवाट में कितना वाट सेकेंड है। तो ये भी बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो 1 किलोवाट के बारे में बात करेंगे हम, ये भी कन्वर्सन सीख लेते हैं। ये समझ में आ गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? पावर इंटू टाइम। पावर किसमें? वाट में। टाइम किसमें? सेकेंड में। निकालना क्या सीख रहे हैं अब हम लोग? कन्वर्जन सीख रहे हैं। अब ये छोटा यूनिट है वाट सेकेंड, हम लोग जो यूनिट यूज करेंगे बहुत बड़ा है, घर में छोटा यूनिट में कितना यूनिट मेजर किया जाएगा?
एक महीना का मेजर करेंगे तो हजारों लिखा हुआ है, लाखों लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यूनिट को बड़ा कर देते हैं। तो वाट सेकेंड को हम लोग किस में लिखते हैं, किलोवाट आवर में लिखने का कोशिश करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितना वाट सेकेंड है, अगर यही पता कर ले तो हम बता सकते हैं 1 किलोवाट में कितना जूल है। ये क्वेश्चन भी आता है, कन्वर्ट द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इन जूल। तो अगर हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किसमें, वाट सेकेंड में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कन्वर्जन जो हो गया है वो किसमें हो गया है, जूल में हो गया है। कन्वर्ट करना इक्वल टू नहीं लिखेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग। तो लेट्स कन्वर्ट दिस थिंग। तो 1 किलोवाट आवर को अगर हम लोग बदलें तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट, और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600। यही होता है। तो अगर ये सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 36 हाउ मेनी जीरो, 5 जीरोस, वाट सेकेंड यू कैन से, और सिंपली यू कैन से जूल। ये क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल और वाट सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ कन्वर्सन। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, सब कंफ्यूज हो जाता है। करना क्या वो जानो, वाट आवर को, किलोवाट आवर को वाट सेकेंड में बदलना है, वही जूल के बराबर होता है। तो किलोवाट को वाट में बदलो, आवर को सेकेंड में बदलो, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल हो जाता है। क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि आप किलोवाट आवर में निकल गया वेरिएबल आपका, उसको कमर्शियल यूनिट में ना चेंज करके आप एसआई यूनिट में निकाल के बताइए। तो एसआई यूनिट जो हीट एनर्जी का होता है, चाहे किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है, चाहे एनर्जी का हेलो डायरेक्टली, वो जूल होता है। तो इफ इट इज बीन आस्क्ड दैट यू हैव टू फाइंड द आंसर इन एसआई यूनिट, देन यू हैव टू फाइंड इट इन जूल। तो जूल में फाइंड करना पड़ेगा, नॉर्मल चीज है। ओके, क्वेश्चन जो आता है वो बहुत आसान आता है पावर निकालने के लिए, चाहे करंट निकालने के लिए। सपोज दैट हम लोग पावर का फॉर्मूला अभी पढ़े जाने, हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम घर में बैठे हैं एक रूम में, हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि बल्ब, एक बल्ब जनरली कितना 12 वाट का लगाए हैं, 12 वाट का बल्ब है और एक पंखा है 80 वाट का, तो बताओ कितना करंट कंज्यूम कर रहा होगा। बताओ कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा अगर 30 दिन चलेगा लगातार। तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं नॉर्मली। वेरिएबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमको, पावर चाहिए और टाइम चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द टोटल पावर, तो 30 दिन में कितना पावर लगेगा, एक दिन में कितना पावर लगेगा, उसको बस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। कमर्शियल यूनिट के फॉर्म में निकालना है तो किलोवाट के साथ आवर, एसआई यूनिट के फॉर्म में निकालना है तो वाट के साथ सेकेंड, तो वो जूल में आएगा। ये याद रखना, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है, वाट सेकेंड में आप निकाल रहे हो एसआई यूनिट है, जिसका वैल्यू आप जूल भी लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो बनाना बहुत आसान होता है, सिर्फ कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं करना है, घर का जितना भी कॉम्बिनेशन, मान लेते हैं हमारे घर में जितना अप्लायंसेस है, जोड़ लो, एक दिन में कितना वाट लगा। सपोज दैट एक घर में हम सब जितना भी सामान रखें, एक दिन में 300 वाट कंज्यूम करता है। तो क्वेश्चन आता है महीना, कौन महीना, अब याद रखना महीना में कितना दिन है। जैसे क्वेश्चन आ गया फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, तो फरवरी में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, मार्च में आ गया अगर तो 31 का महीना होता है, तो आप 300 वाट को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो जनरली जो क्वेश्चन आएगा वो किलोवाट में आएगा। तो आपको किलोवाट पता चल गया, कितना किलोवाट है। अब उसके बाद वेरिएबल निकाल लीजिएगा टाइम के साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन निकाल लीजिए, टाइम के साथ ही तो है वो। तो किलोवाट के साथ आवर का वेरिएबल है, तो वैल्यू निकालना इस तरीके से क्वेश्चन में आसान हो जाता है। यू हैव टू जस्ट समराइज ऑल द पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन इसका आसान होता है, आपको जस्ट वैल्यू याद रखना है, वेरिएबल याद रखना है। हम लोग शॉर्ट वीडियोस में इतना कवर नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर करा जाएगा, देखा जाएगा। Okay, that's all the chapter electricity. Hope you like all the videos, and in next
topic we are going to cover the chapter magnetic effect of electric current. That's all for today. Thank you.